नमस्कार दोस्तों, मैं बख्शिश सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके विद गजानन सर में। दोस्तों, ये जो क्लास है इस क्लास में हम राजव्यवस्था के बारे में लगातार वन बाय वन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से पूरी की पूरी राजव्यवस्था जो है वो हमारी इस मुहिम के माध्यम से करवा दी जाए। और आपसे भी अनुरोध है कि हमारी इस मुहिम से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ने का प्रयास करें और आप भी जो हैं स्वयं भी इस प्रयास से जुड़ें, इस मुहिम से जुड़ें, ताकि आपको इस संकट के समय में, जब पूरे देश में कोरोना महामारी की वजह से सभी संस्थाएं जो हैं वो शैक्षणिक संस्थाएं जो हैं वो बंद पड़ी हैं और इस दौरान किसी भी विद्यार्थी का समय खराब नहीं हो, इसलिए हमारी ये मुहिम चलाई गई है। और उम्मीद करता हूं कि आप पूरा इसका लाभ उठा रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस मुहिम को पहुंचाने की कोशिश करें। टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आगे टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे वो भारतीय संविधान के अधिनियमों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे और अभी तक जो हमने चर्चा करी है वो 1813 तक के अधिनियमों के बारे में चर्चा करी है। टॉपिक हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान के संबंध में अधिनियम, भारतीय संविधान के संबंध में अधिनियम शुरू करने से पहले मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगा। कल की क्लास में हमने पढ़ा था अधिनियम और विनियम। फटाफट मुझे ये बताइए, कमेंट करके मुझे बताइए कि कल की क्लास में मैंने आपको अधिनियम और विनियम में अंतर बताया था, तो विनियम और अधिनियम में अंतर क्या है? कौन से अधिनियम को हम विनियम कहेंगे, कौन से नियमों को हम विनियम कहेंगे, कौन से को अधिनियम कहेंगे? फटाफट कमेंट करके मुझे बता दीजिए। चलिए, हम जो पढ़ रहे थे, अधिनियम पढ़ रहे थे 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। कुछ मुख्य प्रावधान हमने पढ़ लिए थे, कुछ प्रावधान शेष हैं जिनके बारे में आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों। इसके जो मुख्य प्रावधान है वो हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ लिए। जिन भी लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी, वो प्ले लिस्ट में जो आपके सामने रिकॉर्डेड वीडियो आपको जो मिलेंगे उनको आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल से हमने पिछले क्लास में 4 प्रावधान इसके पढ़ लिए होंगे, 4 या 5 प्रावधान पढ़े हैं। नेक्स्ट जो प्रावधान है इसका, इस अधिनियम के माध्यम से, चार्टर अधिनियम के माध्यम से पहली बार ये तय हुआ कि अब भारत के जो क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन हैं, भारत के जो क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन हैं, उन क्षेत्रों के लिए बजट बनाया जाएगा। उन क्षेत्रों के लिए क्या बनाया जाएगा? बजट बनाया जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि जितने भी भारतीय क्षेत्र अंग्रेजों के उस समय अधीन थे, उन क्षेत्रों का पूरा जो जिम्मेदारी था वो उस समय किसको दे दिया गया था? बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिया गया था। और अगर अंग्रेजी सरकार को या अंग्रेज सरकार को भारतीय क्षेत्रों के बारे में जो उनके अधीन है कोई नियम बनाना है, बजट अगर बनाना है, तो बजट बनाने का अधिकार किसको देना पड़ेगा? गवर्नर को ही देना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था या ब्रिटिश भारत का जो गवर्नर जनरल था, पूरा यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि चीज़ें आपको बेहतर से समझ आ जाए। ब्रिटिश भारत का जो गवर्नर जनरल था, ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल, बहुत अच्छे से पता होगा आपको ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल के बारे में, क्योंकि हमने पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है। ब्रिटिश भारत का जो गवर्नर जनरल था, ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल को यहाँ पे बजट पेश करने का, क्या करने का? बजट पेश करने का अधिकार दिया गया। ये कहा गया कि आप अभी क्या करेंगे? बजट पेश करेंगे। क्लियर है? कौन से क्षेत्रों का? ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों का। ऐसे क्षेत्र जो भारतीय तो हैं लेकिन किसके अधीन आते हैं? अंग्रेजों के अधीन आते हैं। उन क्षेत्रों का बजट पेश करने का अधिकार किसे दिया गया? बंगाल के गवर्नर को दिया गया, यानी संपूर्ण ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल को दिया गया। या मैं कह सकता हूं कि इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार बंगाल के गवर्नर जनरल को राजस्व अधिकार दिए गए थे। प्रथम बार बंगाल के गवर्नर जनरल को राजस्व अधिकार दिए गए थे। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान है दोस्तों, इसको याद रखने की आप कोशिश कर लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। अगला जो महत्वपूर्ण प्रावधान है इस अधिनियम का, वो प्रावधान ये है कि इससे पहले कंपनी में जिन भी लोगों को कर्मचारी के रूप में लाया जाता था, उसका कोई फिक्स रूल नहीं होता था। सरकार जो है अपने मन के अनुसार ही किसी भी व्यक्ति को कंपनी में काम देती थी। कंपनी में काम दे या नहीं दे वो उनके ऊपर निर्भर
करता था। लेकिन यहाँ मैंने पिछले अधिनियम में आपके साथ जिक्र किया था, 1813 के अधिनियम में शायद हमने पढ़ा था कि भारतीय लोगों की शिक्षा के ऊपर प्रतिवर्ष कंपनी क्या करेगी, 1 लाख रुपए खर्च करेगी। उसके पीछे कारण ये था, अंग्रेजों का उद्देश्य ये था कि भारतीय लोगों को कंपनी में, ब्रिटिश कंपनी में काम करने के लिए कहीं ना कहीं प्रिपेयर किया जा सके, तैयार किया जा सके अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से, शिक्षित करने के माध्यम से। यहाँ रूल ये बनाया गया, कोशिश करी गई कि अब जो भारत में सेवाएं होंगी, या मैं अगर बात करूं भारत की जो सिविल सेवाएं होंगी, भारत की जो सिविल सेवाएं होंगी, यानी जो अधिकारी भारत की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखेंगे, उनके लिए एक खुली भर्ती का आयोजन करवाया जाएगा। खुली भर्ती का क्या करवाया जाएगा, आयोजन करवाया जाएगा। और ये आयोजन जो है करवाया तो जाएगा, लेकिन जो सिविल सेवा में व्यक्ति शामिल होंगे उनके लिए एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। जो व्यक्ति इस प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा या प्रतियोगी परीक्षा को पास कर लेगा, वो व्यक्ति क्या कर लेगा, कहीं ना कहीं अपना शासन में, प्रशासन में योगदान देने के लिए उसको माना जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि सिविल सेवाओं के संबंध में प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करवाने का प्रयास कौन से अधिनियम के द्वारा किया गया, इसे 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा किया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये प्रयास ही था, जो प्रयास क्या रहा, असफल रहा। क्या रहा, असफल रहा। असफल रहने का कारण कुछ एक ऐसे भी अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने इस बात को सहमति नहीं दी। आप कह सकते हो कि अब भारत में सिविल सेवा किसके माध्यम से होगी, प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होगी। इसके संबंध में प्रथम प्रयास कब किया गया था, 1833 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से किया गया था, जो कि असफल रहा। सफल नहीं, असफल रहा, प्रयास जरूर किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रावधान यहाँ पे निकल के आता है, इसको सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान भी आप कह सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कहने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है क्योंकि इस प्रावधान का जो मैं कह सकता हूँ पूरा प्रभाव भारतीय संविधान में वर्तमान में हमें मिलता है। और भारतीय संविधान के उस खंड में आपको इसका प्रभाव मिलेगा जो भारतीय संविधान के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारतीय संविधान की बात करूं या मैं भारत के लोगों की बात करूं, हम लोगों की बात करूं, तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो प्रावधान है भारतीय संविधान का, वो है मौलिक अधिकार, जिस प्रावधान के माध्यम से बहुत सारी स्वतंत्रताएं, बहुत सारे तरीके की जो कह सकता हूं मैं कार्य करने की आज़ादी जो है हमारे संविधान ने हमें दे रखी है। हमारी सरकार है, चाहते हुए भी उन अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। और ऐसा क्यों नहीं हो सकता, हनन क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि हमारे संविधान में किसका प्रावधान है, मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। और ये जो तीसरा प्रावधान मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, इस प्रावधान का प्रभाव कहीं ना कहीं वर्तमान के मौलिक अधिकारों में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये प्रावधान आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है या महत्वपूर्ण आपको इसको समझना है। कौन सा प्रावधान था, समझते हैं। ध्यान रखिएगा, इस एक्ट के, चार्टर एक्ट की एक धारा थी 87, चार्टर एक्ट की धारा 87, चार्टर एक्ट की धारा 87 में एक प्रावधान किया गया। चार्टर एक्ट की धारा 87 में एक प्रावधान किया गया। कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, चार्टर एक्ट की बात कर रहा हूँ। चार्टर एक्ट के एक नियम या चार्टर एक्ट की धारा 87 की बात कर रहा हूँ। इस 87 धारा के तहत ये रूल बनाया गया कि अब अंग्रेजी सरकार किसी भी भारतीय के साथ नहीं, खैर मैं कह सकता हूँ सभी व्यक्तियों के लिए ये था, सभी व्यक्तियों के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो भारतीय हो, चाहे भारतीय नहीं भी हो, इन आधारों पे कोई भेदभाव नहीं करेगी। कौन से आधार पे? रंग के आधार पे। रंग, मूल वंश व धर्म। रंग, मूल वंश व धर्म के आधार पे किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाए। ये प्रावधान कौन से अधिनियम के माध्यम से आया? चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से आया कि अब कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी या कंपनी में काम करने वाला अधिकारी वर्ग किसी भी व्यक्ति के साथ उसके रंग के अनुसार, उसके मूल वंश के अनुसार, उसके धर्म के अनुसार, रंग के अनुसार, मूल वंश के अनुसार, उसके धर्म के अनुसार भेदभाव नहीं करेगा। क्लियर है? बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा, सर ठीक है, धर्म के आधार पे तो हम भेदभाव कहीं ना कहीं देख सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी सरकार के कुछ ऐसे कारण भी मिलेंगे आपके सामने अगर इतिहास पढ़ोगे तो।
कि किस हद तक वो भारतीय लोगों के धर्म को मैं कह सकता हूँ नीचा समझने की कोशिश करते थे, किस तरीके से ईसाई धर्म को सर्वोच्च समझने की कोशिश वो किया करते थे। इसका कारण तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग कहेंगे सर क्या मूल वंश और रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था? बिल्कुल, इस बात को याद रखिएगा आप, रंग और मूल वंश एक बहुत ही बड़ा कारण था किसी समय में पूरी दुनिया में, किसका? भेदभाव का। मैं अगर थोड़ा सा, हालांकि यहाँ पे हम विश्व के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं अगर यूरोप की बात करूँ तो ध्यान रखिएगा, यूरोप में एक प्रथा थी जिस प्रथा का जिक्र हमने पिछली क्लास में किया भी था, दास प्रथा। दास प्रथा का मैंने जिक्र किया था, दास प्रथा का मैंने जिक्र किया था। याद रखिएगा कि यूरोप में जो दास हुआ करते थे, जो गुलाम रखा जाया करते थे, रखे जाते थे, उन गुलामों में ज़्यादातर लोग जो होते थे वो अश्वेत लोग होते थे। कौन होते थे? अश्वेत लोग होते थे। अश्वेत लोगों को दास रखा जाता था। और अश्वेत लोग जनरली कहाँ से संबंध रखने वाले व्यक्ति होते थे? जनरली आपको पता है अफ्रीकन जो देश होते थे, अफ्रीकन जो कंट्री हैं, अफ्रीकन लोग मैं कह सकता हूँ, अफ्रीकन जो लोग थे, अफ्रीकन लोगों को कहीं ना कहीं वहाँ रखा जाता था। कौन से रूप में? गुलाम के रूप में रखा जाता था। यानी अफ्रीकन नाम आया तो कहीं ना कहीं किसके संबंध में आ गया? मूल वंश के संबंध में। क्लियर है? और अगर मैं रंग की बात करूँ, अश्वेत का मतलब, तो यह किसका संबंध है? रंग पे। यानी कहने का मतलब यूरोप के बहुत सारे देशों में मूल वंश और रंग के आधार पे क्या किया जाता था? लोगों को गुलाम बनाया जाता था, लोगों को दास बनाया जाता था, उनको खरीद लिया जाता था, उनको गुलामों की तरह या एक मैं कह सकता हूँ एक बंदिश की तरह, बंदिश रखकर उनको बंदी की तरह काम करवाया जाता था। और धार्मिक भेदभाव तो आपको यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा भारत में अपने साम्राज्य को और मजबूत करने के लिए किया ही जाता था। इसकी चर्चा करने की तो आवश्यकता मैं यहाँ नहीं समझता, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था पिछली क्लासेज में। अंग्रेज इस हद तक भारतीय लोगों को या हिंदुओं को नीचा समझते थे कि एक न्यायाधीश ने एक बार ये तक कहा था कि अगर कोई अंग्रेज व्यक्ति सामने से आ रहा है और अगर कोई हिंदू व्यक्ति घोड़ा गाड़ी पे सवारी करके जा रहा है तो हिंदू को चाहिए कि वो अपनी गाड़ी रोके, नीचे उतरे और उस अंग्रेज अधिकारी को सलाम करे, और वो तब तक अपने घोड़े गाड़ी पे नहीं बैठे जब तक अंग्रेज अधिकारी निकल नहीं जाए, क्योंकि हिंदू धर्म जो है वो श्रेष्ठ नहीं है। किससे? अंग्रेजों से। अंग्रेज ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, हिंदू क्या हैं? भारतीय लोग जो हैं वो क्या है? तुच्छ हैं, यानी नीचा समझा जाता था हिंदू धर्म को। ईसाई लोगों को बहुत ऊंच पदों पर आसीन किया जाता था, हिंदुओं को ऊंचे पद नहीं दिए जाते थे। इसके बारे में भी मैंने बहुत अच्छे से आपके साथ चर्चा करी थी। और ये जो भेदभाव है, रंग, मूलवंश या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन सी धारा के तहत? 87 के तहत। ये धारा कौन से अधिनियम की थी? 1833 की। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान था। अब आप कहोगे सर ये महत्वपूर्ण प्रावधान क्या भारतीय संविधान में है? बिल्कुल। वर्तमान में अगर आप पढ़ने जाओगे, हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। इसके बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में। अगर आप मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 14 पढ़ने जाओगे, मौलिक अधिकार आर्टिकल 14, मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 14, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक। उसमें अनुच्छेद अगर 14 पढ़ने जाओगे तो अनुच्छेद 14 में भारतीय संविधान निर्माण करने वाले लोगों ने स्पष्ट रूप से प्रावधान डाला हुआ है कि वर्तमान में भारतीय संविधान किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव करने को क्या करता है? निषेध करता है। कौन से आधार पे? लिंग, जाति, धर्म, जन्मस्थान, नस्ल, या फिर आप कह सकते हैं मूल वंश। क्लियर है? यानी भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 जो है उसमें किसका अधिकार है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में किसका जिक्र किया गया है? समानता का जिक्र किया गया है। भारत में किसी भी व्यक्ति को असमान नहीं समझा जाएगा। सभी व्यक्तियों के साथ क्या किया जाना चाहिए? समानता का अधिकार, समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। सम्मान सभी को माना जाना चाहिए। लिंग भेद, जन्म, जाति, धर्म, मूल वंश, नस्ल या फिर किसी भी आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये जो प्रावधान है भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में, समानता का जो अधिकार है, कहीं ना कहीं हम इस अधिनियम से प्रेरित मान सकते हैं। इस अधिनियम, चार्टर अधिनियम की धारा 87 से इस आर्टिकल को हम प्रेरित मान सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ से भारतीय संविधान की आंशिक शुरुआत हो गई थी। भारतीय संविधान निर्माण की आंशिक शुरुआत, अगर पूछ लिया जाए आपसे भारतीय संविधान निर्माण की, भारतीय संविधान निर्माण की आंशिक शुरुआत, भारतीय संविधान निर्माण की आंशिक शुरुआत, आंशिक यानी कुछ अंश भारतीय संविधान के यहाँ जो हैं इनको लागू कर दिया गया था। आंशिक शुरुआत,
कहाँ से मानी जाती है? भारतीय संविधान निर्माण की आंशिक शुरुआत कौन से अधिनियम के माध्यम से मानी जाती है भाई? ये 1813 का जो चार्टर एक्ट है यहाँ से मानी जाती है। क्यों मानी जाती है मैंने आपको बता दिया। भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में इसी तरीके के प्रावधान हैं, जिसमें आर्टिकल 14 में क्या है? समानता का अधिकार है। क्लियर है दोस्तों? तो इतना ही था हमारा 1833 का चार्टर अधिनियम। इसके मुख्य प्रावधान हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किए और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये जो प्रावधान है आप इनको याद रखने की कोशिश करिएगा। और जिन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जिन लोगों ने हमसे शिकायत की है कि सर प्रावधान हमें याद नहीं होते, तो आप हमें कुछ ट्रिक वगैरह उपलब्ध करवाएं। तो मैं पहले ही कह चुका हूँ आपको, मैं अच्छे से पढ़ने वाले जो लोग हैं, बहुत अच्छे से समर्पित जो तैयारी कर रहे हैं, या मैं कह सकता हूँ कुछ अव्वल दर्जे के परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप किसी भी ट्रिक के भरोसे ना रहें। लेकिन मैंने जैसे पहले मेंशन किया, आपकी मांगें हमारे लिए सर्वोच्च हैं, सर्वोपरि हैं। तो आपकी मांगों को ध्यान में रखते हुए पहले मैं पूरे अधिनियम कंप्लीट करवा देता हूँ 1947 तक। उसके बाद जैसे अधिनियम कंप्लीट होंगे, एक स्पेशल क्लास में आपको किसकी दे दूंगा? ट्रिक की भी दे दूंगा। जो लोग ट्रिक यूज करना चाहें वो ट्रिक यूज कर सकते हैं इन अधिनियमों के प्रावधान को याद करने के लिए, और जो लोग ट्रिक यूज नहीं करना चाहें उनके लिए बेहतर है कि वो ट्रिक यूज ना ही करें, क्योंकि मैं खुद इस पक्ष में नहीं हूँ कि आप किसी भी विषय में ट्रिक पे ध्यान दें। क्योंकि ट्रिक आपकी, अगर अच्छे दर्जे का कोई भी प्रश्न आता है, अच्छी परीक्षा में कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो वहाँ पे आपके प्रश्न ट्रिक से गलत हो जाते हैं, क्योंकि पेपर बनाने वाले पैनल को, एग्जामिनर को बहुत अच्छे से पता होता है कि आजकल के जो स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं शॉर्टकट तलाशने की कोशिश करते हैं, जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आपके सामने क्वेश्चन ही ऐसा डाला जाता है जहाँ पे आपकी ट्रिक जो है वो काम नहीं करती। तो पहला तो सुझाव मेरा यही है कि आप ट्रिक्स पे ध्यान न दें। फिर भी आपकी मांग के अनुसार मैं एक लेक्चर अधिनियम खत्म होते ही पहले डिटेल में हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी ऐसे विद्यार्थी को नुकसान हो जो डिटेल में चीज़ों को पढ़ रहा है, नोट्स बना रहा है ना। बीच में अगर ट्रिक्स लिखवाने की कोशिश करूंगा तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो डबल माइंड हो जाएंगे, फिर ट्रिक्स से याद करें, डिटेल में याद करें, है ना। तो एक बार मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, जिन लोगों को डिटेल में पढ़ना है वो नोट डाउन करते रहिए, डिटेल में पढ़ते रहिए। उसके बाद अलग से जैसे अधिनियम खत्म होंगे, अलग से मैं आपको एक ट्रिक का वीडियो दे दूंगा, और जो लोग ट्रिक पे ही भरोसा रखना चाहते हैं वो लोग ट्रिक से इनको याद कर सकते हैं। तो चार्टर एक्ट 1833 हमारा खत्म होता है। अगला जो अधिनियम आएगा, देखिए चार्टर अधिनियम का मैंने बात करा, तो चार्टर का नाम लेते ही मैंने किसका बात करा था? कंपनी के शासन व्यवस्था को बढ़ाने के बारे में। और मैंने पहले पिछले 2 वीडियो में मैं जिक्र कर चुका हूँ कि कंपनी का शासन कितने वर्षों से बढ़ाया जाता था? 20 वर्षों से बढ़ाया जाता था। कितने वर्षों से बढ़ाया जाता था? 20 वर्षों से बढ़ाया जाता था। यानी कहने का मतलब, इसमें भी हमने प्रावधान पढ़ा कंपनी का जो चार्टर एक्ट जो 1833 था, इसके माध्यम से हमने पढ़ा कि कंपनी का शासन व्यवस्था कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। और कंपनी की शासन व्यवस्था को अगर 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया होगा, तो कहने का मतलब अगले 20 वर्ष के बाद दोबारा भी कोई नियम आएगा, और 33 के 20 वर्ष के बाद कौन सा अधिनियम आएगा? 33 से 10 कितने हुए? 43 और 43 और 10 53। यानी अगला जो अधिनियम आता है वो आता है हमारा 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं 1853 के चार्टर अधिनियम के बारे में। चार्टर अधिनियम 1853, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। चार्टर को राजलेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजलेख अधिनियम भी कहा जाता है, राजलेख भी कहा जाता है। कई बार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत के संबंध में अंतिम राजलेख कौन सा था? तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ने बताया तो था, एक्ट तो बताया, चार्टर एक्ट 1853 तो बताया, लेकिन राजलेख का कहीं जिक्र ही नहीं किया। ध्यान रखिएगा, चार्टर एक्ट को हिंदी में क्या कहोगे? राजलेख। यानी ब्रिटेन के क्राउन द्वारा बनाए गए कंपनी के संबंध में कुछ रूल, राजा का लेख, ऐसे जोड़ के आप इसको याद कर सकते हो। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो प्रावधान आपको याद रखना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज याद रख लीजिएगा, यह अधिनियम, यह लेख जो है, यह अधिनियम अंतिम अधिनियम था। यह अधिनियम अंतिम चार्टर एक्ट था, या मैं लिख दूं बेहतर होगा, आपको उसी भाषा में लिख देता हूं जिसमें आपके प्रश्न आने की संभावना है, जनरली पूछ लिया जाता है। यह अधिनियम अंतिम राजलेख था, अंतिम राजलेख था। क्लियर है? यानी मैं दूसरी भाषा में कहूं तो ये अंतिम चार्टर एक्ट था। इसके बाद कोई भी चार्टर एक्ट नहीं आया। कोई भी चार्टर एक्ट नहीं आया मतलब कहने का
कि 1853 के बाद कंपनी के संबंध में ऐसा कोई अधिनियम नहीं आया जिससे कंपनी की शासन व्यवस्था को क्या कर दिया गया हो, बढ़ा दिया गया हो, जिससे कंपनी की शासन व्यवस्था को बढ़ा दिया गया हो। याद रखिएगा दोस्तों, थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, तो इसके बाद कोई भी जो है चार्टर एक्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया, इसके पीछे कारण है। ये अंतिम ही क्यों था, अंतिम चार्टर एक्ट क्यों था, इसके पीछे मैं कारण बता देता हूँ। देखिए, वो यूँ था, यहाँ 1853 के माध्यम से जरूर कंपनी की शासन व्यवस्था को बढ़ाया गया था, जरूर कंपनी की शासन व्यवस्था को कुछ वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, उसी तरीके से जैसे पिछले अधिनियम में बढ़ाया गया था। यहाँ भी कह सकता हूँ कि 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन आप ये इसको याद नहीं रखना 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। क्यों? क्योंकि 20 वर्षों तक चला ही नहीं। क्यों नहीं चला, समझते हैं। वो यूँ कि हम बात कर रहे हैं 1853 की। 1853 के बाद कुछ समय बाद 1857 में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक विद्रोह होता है। 1857 में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ क्या होता है, एक विद्रोह होता है, जिसे आप 1857 की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। 1857 की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? क्रांति के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, हिस्ट्री का टॉपिक है। हिस्ट्री वाले सर बहुत अच्छे से आपको इसके बारे में बताएंगे, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन इस विद्रोह का जो प्रभाव रहा, इस विद्रोह का प्रभाव ये रहा कि 1858 में कंपनी का शासन भारत से समाप्त कर दिया गया। कंपनी का शासन भारत से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कंपनी का शासन भारत से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। याद रखिएगा, मैं कह रहा हूं आपको कि 1853 का चार्टर एक्ट या 1853 का राजलेख अंतिम राजलेख था। इसके बाद कोई राजलेख नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसके पीछे था 1857 का विद्रोह। ये विद्रोह इतना बड़ा था, ये विद्रोह इतना बड़ा था, या कह सकता हूँ इतना मतलब कह सकता हूँ इतना विरोध था, इतने भयंकर तरीके से किया गया विद्रोह था कि अंग्रेजी सरकार को लगा कि अब अगर भारतीय लोगों के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं नहीं की गई, तो अगर ऐसा एक भी क्रांति बाद में होता है, ऐसा एक भी विद्रोह होता है, तो भारत से अंग्रेजों को हाथ धोना पड़ेगा, यानी भारत से अंग्रेजी सत्ता उखड़ जाएगी। इसीलिए अंग्रेजों ने 1853 में सोचा, पूरा विचार विमर्श करने के बाद ये तय किया गया कि अंग्रेजी जो शासन व्यवस्था है, कहीं ना कहीं गलत नीतियाँ जो भारत में चलाई गई, वो किसके द्वारा चलाई गई, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चलाई गई। इसलिए कहा गया 1858 में कि अब भारत में कंपनी का शासन ही नहीं रहेगा, कंपनी का शासन ही भारत से क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। और 1858 में भारत से कंपनी का क्या कर दिया, शासन समाप्त कर दिया। और समाप्त करने के पीछे, शासन समाप्त करने के पीछे जिम्मेदार कौन था? 1857 का विद्रोह। 1853 का अंतिम राजलेख था, इसके पीछे भी कारण क्या था? 1857 का विद्रोह। और उस विद्रोह से अंग्रेजी सरकार में बना एक भय, व्यापक भय, जिसकी वजह से अंग्रेजी सरकार को पूरी व्यवस्थाओं में बदलाव करना पड़ा। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, सिंपल सी बात याद रखिएगा, मैंने आपको 1813 का एक्ट बताया। 1813 में मैंने बताया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया था। 1813 में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, क्रम में समझते जाइएगा। 1813 में क्या करा, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, पढ़ा था हमने। 1813 में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, ये पढ़ा था। क्लियर है? फिर हमने 1833 में पढ़ा, इसको नोट डाउन करिएगा थोड़ा, शायद पिछले एक्ट में ये प्रावधान मैंने नहीं बताया, शायद छूट गया ये प्रावधान, तो नोट कर लीजिएगा। 1833 में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया था, लेकिन मैंने यहाँ पे आपके सामने जिक्र किया था चाय व चीन के साथ, चाय व चीन के साथ जो व्यापार है वो अभी भी बना हुआ था। 1813 में बताया था मैंने। उसके बाद 1833 में मैंने कहा, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, शायद मैंने पिछले अधिनियम में इसकी चर्चा नहीं करी, गलती से शायद छूट गया होगा, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। 1833 में कंपनी का पूर्ण रूप से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। कंपनी का व्यापारिक अधिकार, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त। पूर्ण रूप से समाप्त कहने का मतलब है कि अब कंपनी के पास, अगर मैं बात करूं, जो पहले दो स्वतंत्रताएं थी व्यापार करने की, कौन सी? चाय व चीन के साथ व्यापार, इस व्यापार को भी
1833 के अधिनियम से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था। कंपनी को कहा कि अब आप क्या कर सकते हैं, शासन व्यवस्था को संभाल सकते हैं, अब आपको भारत में व्यापार नहीं करना, यानी कंपनी का व्यापारिक अधिकार है वो क्या कर दिया गया, खत्म कर देगा 1833 में। और अगला जो 53 का अधिनियम आया, 53 का जो अधिनियम आया, यहाँ देखिए 1833 में आंशिक रूप से कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त, 1833 में पूर्ण रूप से व्यापारिक अधिकार समाप्त, और 1858 में कंपनी का व्यापारिक व शासन, व्यापार तो पहले ही खत्म हो चुका था 1833 तक, और यहाँ कंपनी की शासन व्यवस्था को भी क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। यानी कंपनी की शासन व्यवस्था ही खत्म हो गई कब, 1858 में। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कंपनी की समय में बढ़ोतरी करने के संबंध में कोई चार्टर एक्ट आएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ कंपनी की व्यवस्था ही खत्म कर दी गई थी, तो आगे कंपनी के संबंध में जो चार्टर एक्ट आता था उसका आने की कोई संभावना थी ही नहीं। यानी 1853 का जो एक्ट था, राजलेख जो था, वो अंतिम चार्टर एक्ट इसको कह सकते हैं। इसके बाद कोई अंतिम चार्टर एक्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया, इसके पीछे मैंने आपको कारण बताया, 1857 का विद्रोह। सीक्वेंस में याद रखिएगा, दोबारा से रिपीट कर देता हूं। 1813 में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, लेकिन चाय और चीनी पे व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। 1833 में चाय और चीनी इनके साथ साथ सभी प्रकार के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, यानी 1833 में कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त। कौन सा अधिकार रहा, केवल और केवल शासन का जो शासन की व्यवस्था थी वो उनके पास अधिकार रहा। लेकिन 1858 में शासन की व्यवस्था भी समाप्त करनी पड़ी। इसके पीछे कारण था 1857 का विद्रोह। किसका विद्रोह, भारतीय लोगों का विद्रोह। किसके संबंध में, ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में। 1858 में कंपनी का शासन समाप्त हो गया। इसका मतलब ये है कि अब कंपनी के बारे में कंपनी को ये समय देने की आवश्यकता नहीं है कि आपके व्यापार की अवधि हम 20 वर्ष के लिए बढ़ाते हैं, 10 वर्ष के लिए बढ़ाते हैं, क्योंकि आपका व्यापारी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसीलिए 1853 का चार्टर एक्ट अंतिम एक्ट माना जाता है, अंतिम राजलेख माना जाता है। इस प्रावधान को नोट करिएगा, शायद मैंने पिछले 1833 के चार्टर एक्ट में इसका जिक्र नहीं किया, माफ़ी चाहूँगा, गलती से छूट गया होगा, दोबारा से नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। देखिए एक चीज़ समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाए, पूरा एक मैं क्रम में आपको बताऊँ ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, थोड़ा सा क्रम बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको बेहतर से चीज़ें याद रह जाएं। अगर आप बात करें EIC के बारे में, किसके बारे में, EIC के, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, देखिए स्थापना तो 31 दिसंबर सन 1600 को हुई थी, इसकी चर्चा मैं दोबारा नहीं कर रहा। लेकिन अगर पहला व्यापारिक केंद्र अगर मैं स्थापित करने की बात करूं, पहला व्यापारिक केंद्र 1611 की मैंने बात करी थी। कहाँ बात करी थी हमने भाई, हमने बात करी थी मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद 1613 में कहाँ, सूरत, गुजरात में। मैं 1613 से काउंट कर रहा हूँ। 1613 की अगर बात करूं तो 1613 से लेकर 1773 तक कंपनी भारत में एक ही काम कर रही थी, और वो क्या कर रही थी, व्यापार। क्लियर है, 1613 से लेकर 1773 तक स्थापना की बात करूं, थोड़ा सा क्रम बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको चीजें बेहतर से समझ आ जाए। स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 को, 31 दिसंबर सन 1600 को कंपनी की स्थापना होती है। पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ लगता है, सूरत में। कहाँ, मछलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में बताया था। मुख्य रूप से मुगलों के साम्राज्य में, सूरत में 1613 में। 1613 से लेकर 1773 तक क्या करती कंपनी, व्यापार करती है। 1773 में कंपनी के पास कुछ अधिकार आते हैं। कौन से अधिकार आते हैं, शासन व्यवस्था के अधिकार कुछ आते हैं। 1773 से लेकर याद रखिएगा 1857 तक कंपनी ने भारत में क्या करा, शासन करा। कंपनी ने भारत में क्या करा, शासन करा। क्लियर है, याद रख लीजिएगा। भारत में कंपनी ने शासन कब तक करा, 1877 से 1857। और अगर मैं बात करूं 1857 के बाद, तो याद रखिएगा 1858 से लेकर 1947 तक भारत के ऊपर कंपनी ने शासन नहीं करा था। 1858 से लेकर 1947 तक भारत की जो सारी शासन की व्यवस्थाएं थी या प्रशासन की व्यवस्थाएं थी, वो किसके हाथ में थी, ब्रिटेन के क्राउन के हाथ में। किसके, ब्रिटेन के क्राउन के हाथ में, ब्रिटेन के राजा के हाथ में। बाय डिटेल हम 1858 का अधिनियम पढ़ेंगे, तब मैं बता दूंगा किस तरीके से ब्रिटेन के क्राउन में ये व्यवस्थाएं आई थी, क्यों आई थी, इसका डिस्कस मैंने अभी
कर दिया। याद रखिए कंपनी को 3 भागों में आप बांट लीजिएगा। 1613 से 1773 तक व्यापार किया। 1773 से हाँ व्यापार के साथ साथ कुछ संघर्ष जरूर करने पड़े, उनको मैं मना नहीं कर रहा, कहीं आपको एक याद नहीं रखना केवल और केवल व्यापार ही किया। कुछ लोग कहेंगे सर आप तो कह रहे हैं यहाँ तक 1613 से लेकर 1773 तक इन्होंने भी व्यापार ही किया, तो हमने तो बहुत सारी बुक्स में पढ़ा है, युद्ध भी किए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने संघर्ष नहीं किए, युद्ध नहीं किए, संघर्ष उनको करना पड़ा, लेकिन मुख्य रूप से उन्होंने क्या करा, व्यापार करा। हाँ जी, तो मैंने क्या कहा आपको, मुख्य रूप से इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्थाओं को नहीं संभाला, मुख्य रूप से प्रशासनिक व्यवस्थाओं को कब से संभालना शुरू किया, 1773 से 1773 तक 1773 से लेकर 1857 तक इनका शासन रहा। और इनका शासन कब समाप्त हो गया, 1858 के अधिनियम के माध्यम से, और 1858 से लेकर 1947 तक शासन किसका रहा, ब्रिटेन के क्राउन का। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। फटाफट स्नैपशॉट लेना चाहते हैं, नोट डाउन करना चाहते हैं, कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा अधिनियम पढ़ रहे हैं, 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम अंतिम राजलेख या अंतिम चार्टर अधिनियम था। ये मैंने बहुत अच्छे से बता दिया क्यों था, किस लिए था। इसके अलावा थोड़ी और भी चीज़ें मैंने डिस्कस आपके साथ करी हैं। अब बात करते हैं इसके प्रावधान की। पहले प्रावधान की अगर बात करूँ तो पहला प्रावधान सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था इसका। पहला प्रावधान, इस अधिनियम का पहला प्रावधान, इस अधिनियम के पहले प्रावधान की मैं बात करूँ तो पहला प्रावधान क्या था, प्रावधान नंबर 1। प्रावधान पहला ये था कि यहाँ कंपनी का, यहाँ ध्यान रखिएगा 53 की बात हो रही है, यहाँ तो कंपनी शासन कर रही है। कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ था, 1858 में। कंपनी की शासन व्यवस्था को, कंपनी की शासन व्यवस्था को 2 भागों में बांट दिया गया। कंपनी की शासन व्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया। कौन सी 2 भागों में, एक तो कहा गया कंपनी एक तरफ क्या करेगी, प्रशासन, और एक तरफ कंपनी कौन से कार्य करेगी, विधायी कार्य। कौन से कार्य, विधायी कार्य। कहने का मतलब कंपनी के क्रियाकलापों को 2 भागों में बांट दिया गया। कंपनी के कार्य को 2 भागों में बांट दिया गया। एक कार्य प्रशासन के और दूसरा कार्य विधायी के। विधायी मतलब विधि बनाने का, कानून बनाने का अधिकार। विधि यानी कानून बनाने का अधिकार। अब अगर कार्यों को बांटा है तो नॉर्मल सी बात है, कुछ नए परिवर्तन भी हुए होंगे। बिल्कुल, अगर कंपनी की शासन व्यवस्था के कार्यों को 2 भागों में बांटा, यानी कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांटा, पहला कौन सा, प्रशासन के कार्य। तो प्रशासन के कार्य कौन करता था, याद रख लीजिएगा। प्रशासन के जो कार्य हैं, प्रशासन के संबंध में जो कार्य हैं, इनको करने के लिए एक नया पद सर्जित किया गया। इनको करने के लिए एक नया पद सर्जित किया गया, यानी प्रशासन के कार्य कहा गया कि अब कौन करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। कौन करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर कंपनी का जो प्रशासन है, या मैंने कहने का मतलब ये है कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं को जो संभालेगा वो कौन संभालेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर संभालेगा। अगर मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को उपराज्यपाल कहूँ तो आपको समझने के लिए बेहतर होगा। यानी पहले केवल गवर्नर ही हुआ करता था, बाद में गवर्नर जनरल बना, बाद में ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना, और अब उप गवर्नर भी बना दिया गया। मैं उप गवर्नर यानी उपराज्यपाल भी इसको कह सकता हूँ। इंग्लिश में लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी प्रशासन कार्यों को कौन करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा। और कहा गया कि दूसरे जो विधायी कार्य हैं, दूसरा कार्य कौन सा रह गया, विधि का निर्माण, विधायी कार्य। विधायी कार्य कौन करेगा, विधायी कार्य करने के लिए केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। किसका, केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया, याद रख लीजिए, केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। किसके लिए, विधायी कार्यों के लिए। विधायी कार्य मतलब विधि बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए। विधि का मतलब कानून, कानून बनाने के लिए केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा, ऐसा पहली बार हुआ था कि गवर्नर जो है, यानी मैं कह सकता हूँ गवर्नर के अलावा कार्य करने के लिए कंपनी के कार्यकलापों को 2 भागों में बांटा गया हो, और विधायी कार्य अलग किए गए हों, प्रशासनिक कार्य अलग किए गए हों। और इस केंद्रीय विधान परिषद को कहीं ना कहीं मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है। याद रख लीजिएगा इसको,
मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है। मिनी पार्लियामेंट का मतलब छोटी संसद भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वर्तमान में ध्यान रख लीजिएगा, ये वही अधिनियम है, ये पहला अधिनियम है जिसके माध्यम से पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व शुरू किया गया था। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व मतलब जो क्षेत्र, जो प्रांत हैं अंग्रेजों के अधीन, उन प्रांतों को भी कानून बनाने में भागीदार बनाया गया। उन प्रांतों के सदस्यों को भी कानून बनाने में भागीदार बनाया गया। ऐसा पहली बार हुआ था। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को महत्व दिया गया। कौन से अधिनियम के माध्यम से महत्व दिया गया? 1853 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से। और इसको मिनी पार्लियामेंट इसलिए कहा जाता है, क्योंकि वर्तमान में हमारी जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट में किसका प्रतिनिधित्व होता है? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व भी होता है। क्योंकि जो पार्लियामेंट है वहाँ लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो लोकसभा क्षेत्रों से होते हैं। और लोकसभा क्षेत्र कहाँ से जुड़े होते हैं? लोकसभा क्षेत्र जो है हमारे क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि जो है वहाँ चुन के जाते हैं, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व वहाँ पे होता है। क्लियर है दोस्तों? इस बात को याद रख लीजिएगा बहुत अच्छे से। इसलिए इसको मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है, क्योंकि वर्तमान संसद की तरह ही वहाँ क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान पहली बार किया गया था। हाँ, वो अलग बात है कि वर्तमान में हमारी पार्लियामेंट में पूरे देश से क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन यहाँ इस समय केवल उन्हीं क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था जो ब्रिटिश भारत के अधीन आते थे। क्योंकि बाकी क्षेत्र किसके अधीन आते थे? रियासतों के अंदर, राजाओं के अंदर आते थे। तो राजाओं के तो खुद के कानून होते थे। बाकी जो अंग्रेजों के अधीन क्षेत्र आते थे, सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को पहली बार यहाँ शामिल किया गया। क्लियर है? इसलिए इसको मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है। अब आपको मुझे फटाफट कमेंट करके बताना है, यहाँ मैं एक बार छोड़ देता हूँ इसका। मुझे बताइए कि भारत के प्रथम जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे, उनका नाम क्या था और कब से कब तक गवर्नर बने थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर तो बताएंगे और थोड़ा सा चेक कर लेते हैं आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए आप ये भी बता दीजिए कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, और इसके साथ साथ बताइए कि प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल का मतलब आपकी भाषा में मैं कहूँ तो उप गवर्नर जनरल गलत है बोलना, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको। इसका अगर उपराज्यपाल बोलेंगे तो बेहतर होगा। क्लियर है? यानी गवर्नर जनरल से तुरंत छोटा पद। अब बात करें केंद्रीय विधान परिषद की, तो केंद्रीय विधान परिषद में कितने सदस्य होते थे भाई? केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य होते थे 12। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या की अगर बात करूं तो केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या कितनी होती थी? 12 होती थी। यानी मैं यहाँ विधान परिषद की ही बात कर रहा हूँ। विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या होती थी 12। कितनी हुआ करती थी? 12 हुआ करती थी। अब बहुत सारे लोगों का जवाब होगा कि सर 12 सदस्य कौन कौन हुआ करते थे, ये भी बताइए। चलिए ये भी डिस्कस करते हैं, 12 सदस्य कौन कौन हुआ करते थे। याद रखिएगा, इन 12 सदस्यों में से एक सदस्य खुद गवर्नर होता था। एक कौन होता था? खुद गवर्नर होता था। क्लियर है? एक सदस्य जो होता था वो होता था कमांडर इन चीफ। ये कुछ अंग्रेजी अधिकारी होता था, कमांडर इन चीफ। एक सदस्य ये हुआ करता था, 2 हो गए। 4 सदस्य गवर्नर की परिषद वाले। गवर्नर की परिषद में 4 सदस्य होते थे, हमने पढ़ा था, वही 4 ही सदस्य यहाँ शामिल होते थे। 4 सदस्य गवर्नर की परिषद वाले होते थे। एक सदस्य सर्वोच्च न्यायालय, एक सदस्य सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था। मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था। क्लियर है? एक सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट ही लिख रहा हूं SC, ताकि आप समझ जाए। एक बार मैंने पूरा लिख रखा है। सुप्रीम कोर्ट, एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश हुआ करता था। क्लियर है?
4 सदस्य कंपनी के प्रतिनिधि हुआ करते थे। कंपनी के प्रतिनिधि हुआ करते थे। कंपनी के प्रतिनिधि मतलब कहीं ना कहीं आप कहाँ कौन से क्षेत्रों से मान सकते हो आप? बंबई से, मद्रास से और बंगाल से। इनके अलावा दक्षिण पूर्व के जो क्षेत्र हैं, दक्षिण पूर्व के जो अंग्रेजी क्षेत्र थे, दक्षिण पूर्व के जो अंग्रेजी क्षेत्र थे उनके भी सदस्य यहाँ शामिल होते थे। अब देख लीजिए टोटल 12 हुए या नहीं हुए? एक गवर्नर, दूसरा कमांडर इन चीफ और 4 गवर्नर की परिषद यानी 6, एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 7, एक सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 8 और 4 कौन होते थे? कंपनी के प्रतिनिधि बंबई, मद्रास, बंगाल व दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से। टोटल कितने सदस्य हुए? 12 सदस्य। इन केंद्रीय विधान परिषद में कितने सदस्य हुआ करते थे? 12 सदस्य हुआ करते थे। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रावधान इसका समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। आगे नेक्स्ट प्रावधान की अगर बात करें, सेकंड जो प्रावधान है वो ये है कि हमने पढ़ा BOD, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। दूसरा प्रावधान की बात कर रहा हूं मैं, BOD की मैं बात कर रहा हूं। BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य हुआ करते थे? 24 सदस्य। बहुत अच्छे से मैंने बताया था आपको ना, BOD में कितने सदस्य हुआ करते थे? 24 सदस्य। याद रखिएगा यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सदस्य संख्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सदस्य संख्या 24 से घटाकर, कितने से घटाकर? 24 से घटाकर कितनी कर दी गई? 24 से घटाकर 18 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 24 से घटाकर 18 कर दी गई। और एक रूल और बनाया गया कि अब इन 18 सदस्यों में से, इन 18 सदस्यों में से 6 सदस्य, इन 18 सदस्यों में से 6 सदस्य जो हैं, इन 18 सदस्यों में से 6 सदस्य जो हैं वो ब्रिटेन के क्राउन द्वारा नियुक्त करे जाएंगे। ब्रिटेन के क्राउन यानी ब्रिटेन के राजा द्वारा नियुक्त करे जाएंगे। बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रावधान है। जिस BOD की सदस्य संख्या 24 हुआ करती थी, 24 सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। और 18 करने के बाद ये भी रूल बनाया गया कि इन 18 में से 12 सदस्य तो कंपनी की तरफ से ही होंगे, लेकिन 6 सदस्यों को कौन नियुक्त करेगा? ब्रिटेन का क्राउन नियुक्त करेगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए फटाफट। तीसरा प्रावधान, एक हमने देखा था विधि सदस्य, लॉर्ड मैकाले की बात करी थी। विधि सदस्य, विधि सदस्य को अब ये रूल बनाया गया कि विधि सदस्य जो होगा अब गवर्नर की परिषद का सदस्य होगा। विधि सदस्य गवर्नर की परिषद का स्थायी सदस्य होगा। यानी विधि सदस्य को गवर्नर की परिषद का कौन सा सदस्य बनाया गया? स्थायी सदस्य बना दिया गया। क्लियर है? चौथा प्रावधान ये था कि हमने पीछे पढ़ा था, पिछले अधिनियम में हमने पढ़ा, 1833 के अधिनियम में हमने पढ़ा था कि सिविल सेवकों हेतु खुली भर्ती का आयोजन करवाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो प्रयास असफल रहा। यहाँ खुली भर्तियों का आयोजन शुरुआत कर दी गई। खुली भर्ती आयोजन करने की शुरुआत की गई। यानी यहाँ से 1853 के अधिनियम के माध्यम से भारत में जितने भी लोग होंगे, जितने भी कर्मचारी होंगे,
वो कौन सी प्रक्रिया से चुने जाएंगे? कहीं ना कहीं खुली भर्ती के माध्यम से चुने जाएंगे, और खुली भर्ती का मतलब है प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से चुने जाएंगे, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत कर दी गई। प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत कौन से अधिनियम के माध्यम से करी गई? 1853 के अधिनियम के माध्यम से करी गई। इस बात को याद रख लीजिएगा। अगर महत्वपूर्ण प्रावधानों की बात करूं तो महत्वपूर्ण प्रावधान जो 1853 के अधिनियम के हैं वो इतने ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। अब मैं आपके प्रश्न का जवाब दे देता हूं, जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा था। मैंने कहा था बंगाल के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम बताइए, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल का नाम। तो बंगाल के प्रथम जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थे, बंगाल के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की मैं बात कर रहा हूं। प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल, बंगाल के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल, इनका नाम था दोस्तों सर फ्रेडरिक। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, मैंने ये भी पूछा था कि कब से कब तक रहे, तो ये 1854 से लेकर 1859 तक, 1854 से लेकर 1859 तक क्या रहे थे? बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल के पद पे रहे थे। क्लियर है? अब बहुत सारे दोस्तों का ये क्वेश्चन होगा, सर बंगाल के गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं या बंगाल के गवर्नर्स की बात करें या अन्य प्रांतों के गवर्नर्स की बात करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की बात करें, तो क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। तो ये सारे आपने क्यों नहीं बताया? आप तो बीच बीच में बता रहे हैं। आपने वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में बताया, आपने लॉर्ड क्लाइव के बारे में बताया, आपने विलियम बेटे के बारे में भी बताया, आपने अभी सर फ्रेडरिक के बारे में बताया। अगर और पूछ लें तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पार्ट जो है जनरली ये पार्ट हमारा आधुनिक भारत का पार्ट है। आधुनिक भारत का पार्ट जब भी आपको पढ़ाया जाएगा, चाहे आपको कोई दूसरे सर पढ़ाएं या मैं भी आपको पढ़ाऊं, कोई भी आपको पढ़ाए, तो बहुत अच्छे से आपको गवर्नर व लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्रत्येक गवर्नर व लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में बता दिया जाएगा, ताकि आपका प्रश्न गलत नहीं हो। मैं यहाँ पे उन्हीं गवर्नर या उन्हीं लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की चर्चा करता हूँ या कर रहा हूँ जो आपके इन प्रावधानों के संबंध में हैं। बाकी जो गवर्नर जनरल हैं, गवर्नर्स हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं, उनके बारे में आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? तो उसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी चीज़ की आपको दिक्कत है, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको तुरंत जवाब कमेंट बॉक्स में दे दिया जाए। फिर भी अगर आपको कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं दिया जाता, क्योंकि कई बार बोर्ड की तरफ ध्यान होता है तो आपके कमेंट्स की तरफ ध्यान नहीं रहता, अगर आपका जवाब नहीं दिया जाता तो आपको अगली क्लास में उस प्रश्न का जवाब दे दिया जाएगा। पिछले वीडियो में आपका जितना स्नेह मिला उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।